प्यारे बच्चों, मैं अंकित सर आप लोगों को आज क्लास 9th के अक्टूबर माह की मासिक परीक्षा में साइंस विषय के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, आप सभी शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और मैं सारे चीजों को अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप सभी ध्यानपूर्वक देखते जाइए। तो आइए बिना देर किए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है, आप सभी जानते हैं कि जो मासिक परीक्षा होती है उसमें कुल मिलाकर के 30 प्रश्न रहते हैं ऑब्जेक्टिव में, जिसमें से हमें कोई भी 25 क्वेश्चन बनाना होता है। प्रायः मैं बच्चों को देखता हूं कि वो 1 से लेकर के 30 तक के सभी प्रश्नों को रंग देते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इस निर्देश को पढ़ते हैं और इस निर्देश को पढ़ करके समझते हैं। तो इसमें आपको दिया हुआ है कि 1 से लेकर के 30 तक के प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से कोई एक विकल्प सही है। तो हमें सही विकल्प को चुनना है और हमें टोटल 30 प्रश्नों में से 25 प्रश्नों का हल करना। तो आइए बिना देर किए हम सबसे पहला क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किस संबंध से द्रव्यमान प्राप्त होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है वेग बटे त्वरण, दूसरा है दूरी बटे वेग और तीसरा है बल बटे त्वरण। प्यारे बच्चों, बल जिसका अंग्रेजी फोर्स होता है और द्रव्यमान इसका अंग्रेजी मास होता है। उसके बाद है त्वरण, इसका अंग्रेजी एक्सीलरेशन होता है। तो बल को अक्षर F से, द्रव्यमान को M से और त्वरण को A से सूचित करते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है, F बराबर ma, यानी F4 आप इसको याद रख सकते हैं, फादर बराबर माँ, यानी ma इसको पढ़ेंगे माँ। तो इसमें जो m है, m का मतलब हुआ मास यानी द्रव्यमान, और a फॉर एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन होता है इसका हिंदी त्वरण, यानी वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। किसी पदार्थ में या किसी चीज में या किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, तो F बराबर होता है ma, यानी फादर बराबर माँ। तो इसमें हमें आप पूछ रहा है कि द्रव्यमान किससे प्राप्त होगा। प्यारे बच्चों, m का मान पूछ रहा है। तो m बराबर यहां पर आप देख सकते हो कि F बराबर है ma। तो जब हम a को इस साइड कर देंगे तो यहां पर ये गुना में है, तो a इस साइड आ जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि m बराबर F बटे a, यानी बल बटे त्वरण। तो इस आधार पर आपका सही आंसर है बल बटे त्वरण यानी C। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। प्यारे बच्चों, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो हमें दाब का एसआई मात्रक निकालना है। तो चूंकि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन और बटे है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का एसआई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर।
इस प्रकार से हम कह सकते हैं न्यूटन को N से और मीटर को M से, तो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। और जब हम इसको और आगे लिखें तो न्यूटन, अब बटे को लिखते हैं प्रति मीटर स्क्वायर। तो इस आधार पर आपका जो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आपका ऑप्शन डी में है। अब इसके बाद है हमारा तीसरा नंबर प्रश्न। तो तीसरा नंबर प्रश्न में दाब, बल और क्षेत्रफल में संबंध। ठीक है, तो अभी हमने बताया कि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। इस आधार पर आप देख सकते हो कि ऑप्शन ए में स्पष्ट लिखा हुआ है कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो इसका सही आंसर आपका ए हो गया। अब इसके बाद 4 नंबर का जो हमारा प्रश्न है वो है, प्यारे बच्चों, बंद द्रव के किसी भी भाग पर डाला गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। यह नियम जो है किस नाम से जाना जाता है? यानी जब किसी बंद पात्र में, मान के चलिए कि ये बोतल है, ठीक है, इस बोतल में पानी भरा हुआ है, तो यहां पर कहता है कि किसी बंद द्रव के किसी भी भाग पर अगर हम दाब को डालते हैं, जैसे यहां पर हम दबाव डालें, तो दबाव डालने से ये दाब सभी दिशाओं में समान रूप से फैल जाएगी। ठीक है, तो यह नियम पास्कल महोदय ने दिया था। ठीक है, इसीलिए इसको हम पास्कल का नियम भी कह सकते हैं। अब इसके बाद हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, यानी इनमें से कौन सा जो कथन है सही है। तो यहां पर पहला ऑप्शन है बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, दूसरा है बल बराबर द्रव्यमान गुना वेग, तीसरा है संवेग बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, और चौथा है संवेग बराबर द्रव्यमान बट्टे वेग। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने आपको ऊपर के क्वेश्चन में मैंने एक ट्रिक बताया कि F फॉर फादर बराबर मां, यानी F से फोर्स और M यानी द्रव्यमान, मास, M फॉर मास, तो मास का जो है हिंदी होता है द्रव्यमान, और A फॉर होता है एसिलरेशन। इस आधार पर बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, इसका जो है सही ऑप्शन ए हो गया। अब इसके बाद हमारा जो छठा नंबर क्वेश्चन है कि पानी का घनत्व। प्यारे बच्चों, घनत्व बराबर, यानी घनत्व होता क्या है? घनत्व होता है इकाई आयतन में किसी वस्तु का कितना द्रव्यमान है। इकाई आयतन का मतलब होता है कि 1 मीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मिलीमीटर क्यूब आयतन में किसी वस्तु के पदार्थ की मात्रा कितना है, अर्थात द्रव्यमान कितना है, वही होता है घनत्व। तो हमें पूछ रहा है कि पानी का घनत्व जो है क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, पानी का घनत्व जो होता है वो 997 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं 1 मीटर क्यूब आयतन में, यानी 1 मीटर क्यूब पानी के आयतन में पानी का जो द्रव्यमान है वो 997 किलोग्राम होता है। तो 997 किलोग्राम को हम मान सकते हैं, लगभग इसको ले सकते हैं 1000। इस आधार पर इसका सही आंसर डी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद है घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। प्यारे बच्चों, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है और आयतन का एसआई मात्रक मीटर क्यूब होता है। इस आधार पर किलोग्राम
बटे मीटर क्यूब, यानी इसको हम लिख सकते हैं किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो इसका सही आपका जो है आंसर हो गया सी। अब इसके बाद है हमारा 8वां नंबर प्रश्न। तो 8वां नंबर प्रश्न में है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होता है। मतलब क्या कि अगर कोई वस्तु जिसका भार पृथ्वी पर है 60 न्यूटन, तो पूछ रहा है कि चंद्रमा पर कितना होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर के भार का 1/6 गुना होता है। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि पृथ्वी पर अगर किसी वस्तु का भार है 6 न्यूटन, तो चंद्रमा पर होता है 1 न्यूटन। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि पृथ्वी पर अगर किसी वस्तु का भार है 7 न्यूटन 60 न्यूटन, तो चंद्रमा पर हो जाएगा 1/6 से इसमें हम गुना कर देते हैं, 6 से कट जाएगा यानी 10 न्यूटन। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी। आशा करता हूं कि आप सभी जो है इस एक्सप्लेनेशन को अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम 9 नंबर प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो 9 नंबर प्रश्न में है कि किसी वस्तु का भार कहाँ अधिक होगा। हम जानते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है वो पूरा पूरा गोल नहीं है, यानी चपटी है। ठीक है, तो इसमें ये जो बीचों बीच इस तरह से जाती है, इसको हम कहते हैं विषुवत रेखा, यानी जो पृथ्वी को दो बराबर गोलार्धों में बांटती है। ठीक है, उसको कहते हैं विषुवत रेखा। ठीक है, तो ये हो गया आपका भूमध्य रेखा कहिए या विषुवत रेखा कहिए। ठीक है, और ये ऊपर है इस तरह से, तो ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, और ये नीचे जो है इस तरह से ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अगर पृथ्वी का केंद्र हम यहां माने, तो ये वाला दूरी की अपेक्षा ये वाला दूरी जो है ये ज्यादा है। तो त्वरण के संबंध में, गुरुत्वीय त्वरण के संबंध में एक सूत्र होता है G बराबर GM बटे R²। ठीक है, तो इसमें ये इस दूरी की अपेक्षा ये वाला दूरी ज्यादा है। तो जब नीचे में मान बढ़ेगा, यानी हर का मान जब बढ़ेगा, तो ओवरऑल मान जो है वो घटता है। ठीक है, तो हमें पूछ रहा है यहाँ पर कि किसी वस्तु का भार कहाँ अधिक होगा। अधिक कहाँ पर होगा, ध्रुव पर अधिक होगा कि विषुवत रेखा पर कि पृथ्वी के केंद्र पर। प्यारे बच्चों, पृथ्वी के केंद्र पर जो है किसी वस्तु का भार 0 न्यूटन होता है, और पृथ्वी के ध्रुव पर किसी वस्तु का भार सबसे अधिक होता है, यानी अधिक होगा, यानी पृथ्वी के ध्रुव पर। और विषुवत रेखा पर जो है पृथ्वी का भार जो है ध्रुव की अपेक्षा, माफ कीजिएगा कि मैंने पृथ्वी का भार बता दिया, नहीं, किसी वस्तु का भार पृथ्वी के ध्रुव की अपेक्षा विषुवत रेखा पर कम होती है। ठीक है, यानी हमारा जो यहाँ पर प्रश्न है वो है कि किसी वस्तु का भार कहाँ अधिक होता है। तो किसी वस्तु का जो भार है वो ध्रुव पर अधिक होता है। तो इसका जो सही आंसर है प्यारे बच्चों, वो आपका हो जाएगा पृथ्वी के ध्रुव पर। ठीक है, विषुवत रेखा पर जो है ध्रुव की अपेक्षा कम होती है, और पृथ्वी के केंद्र पर जो है 0 न्यूटन होती है। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न है प्रणोद। तो ये प्रणोद क्या होता है। प्रणोद का एसआई मात्रक, प्यारे बच्चों, प्रणोद जो है एक प्रकार का बल है, इसका अंग्रेजी होता है थ्रस्ट। तो एक दाब भी होता है। तो दाब जो है ये प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहा जाता है दाब। ठीक है, तो प्रणोद किसको कहा जाता है। तो प्रणोद हो गया
प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक का मतलब हुआ कि इकाई क्षेत्रफल पर, जैसे कहने का मतलब ये पूरा जो है ये क्षेत्रफल मान के चलिए कि 10 मीटर स्क्वायर है, तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं प्रति एकांक यानी इकाई क्षेत्रफल पर। ये क्षेत्रफल अगर 10 मीटर स्क्वायर है तो इकाई क्षेत्रफल का मतलब हुआ कि 10 में से 1 यानी इकाई क्षेत्रफल पर कितना बल लग रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रति एकांक क्षेत्रफल। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाली बल को, यानी लंबवत माने एकदम 90 डिग्री के कोण पर, ठीक है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाली बल को प्रणोद कहा जाता है। तो प्रणोद एक प्रकार का बल है, इसीलिए प्रणोद का एसआई मात्रक वही होगा जो बल का एसआई मात्रक होता है, ठीक है। तो जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में बताया कि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो दाब बराबर एक सूत्र ये भी हम कह सकते हैं प्रणोद बटे क्षेत्रफल, ठीक है। और जब हम प्रणोद का मान निकालेंगे तो कोना कोनी इस तरह से गुना कर देते हैं, तो प्रणोद बराबर दाब गुना क्षेत्रफल, ठीक है। और प्रणोद का एसआई मात्रक न्यूटन। अब इसके बाद हम अगले प्रश्न को बता रहे हैं। तो अगला प्रश्न जो है वो है हमारा केमिस्ट्री से है। यहां पर 11वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चतुष्परमाणुक अणु है? चतुष्परमाणुक, टेट्रा एटॉमिक। प्यारे बच्चों, यहां पर सबसे पहली बात की परमाणुकता क्या होती है? व्हाट इज द एटोमिसिटी? एटोमिसिटी क्या होता है? किसी पदार्थ के अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को उस पदार्थ का परमाणुकता कहते हैं। यानी अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वातावरण में जो ऑक्सीजन है वो O2 के रूप में मौजूद है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, अतः O2 यानी ऑक्सीजन की परमाणुकता 2। इसी प्रकार से अगर किसी यौगिक को लेते हैं जैसे NH3 अमोनिया, तो अमोनिया के एक अणु में, यानी ध्यान से समझिए आप लोग कि NH3 जैसे हम लोग लिखते हैं तो यहां जो संख्या रहता है वो अणु को प्रदर्शित करता है। तो एक अणु में कितने परमाणु है? तो नाइट्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 3, तो 3 1 4। इस प्रकार से यहां पर आप लोगों को स्पष्ट हो जानी चाहिए कि परमाणुकता अर्थात किसी यौगिक या किसी अणु में, यानी किसी तात्विक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को उसकी परमाणुकता कहते हैं। परमाणुकता जो है ये, इसका अगर हम वर्गीकरण करें तो जिसकी परमाणुकता 1 होगी उसको हम कहते हैं मोनो एटॉमिक, यानी हिंदी में कहेंगे एक परमाणुक। और जिसकी 2 रहती है उसको कहते हैं डाई एटॉमिक, यानी द्विपरमाणुक यौगिक या द्विपरमाणुक यौगिक या द्विपरमाणुक अणु। जिसकी 3 रहेगी उसको हम कहेंगे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, और 4 रहेगा तो टेट्रा, 5 रहेगा तो पेंटा, 6 रहेगा तो हेक्सा, 7 रहेगा तो हेप्टा,
8 रहेगा तो ऑक्टा, 9 रहेगा तो नौना, और 10 रहेगा तो डेका। तो यहां पर हमें पूछ रहा है चतुष्परमाणुक यानी 4। तो आइए प्यारे बच्चों यहां पर हम इसका गिनते हैं। तो NO2, तो नाइट्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 2, तो 2 1 3, तो इसकी परमाणुकता जो है वो 3 है। इसकी परमाणुकता की बात करते हैं, इसमें ऑक्सीजन का 3 और सल्फर का 1, तो 3 1 4, तो ये हो गया चतुष्परमाणुक। यहाँ पर O2 की परमाणुकता 2 है क्योंकि इसमें 2 है परमाणु, और फिर यहाँ पर O3 है यानी ओजोन। ठीक है, तो ओजोन यहाँ पर देख सकते हैं कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु है, अतः ओजोन की परमाणुकता 3 होती है। ठीक है, तो यहां पर हमें पूछ रहा था चतुष्परमाणु, तो चतुष्परमाणु प्यारे बच्चों SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड है। आशा करता हूं कि आप सभी जो है परमाणुकता को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, इसी आधार पर अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए अमोनिया का, तो अमोनिया का जो परमाणुकता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अमोनिया का एक अणु, यहाँ पर नहीं कुछ लिखा है तो एक समझिए, एक अणु में देखिए परमाणु को गिनते हैं तो नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन जो है आपका 3 है, तो 3 1 4। इस प्रकार से अमोनिया का परमाणुकता हो गया 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस ऑप्शन में देखना था 11वां नंबर जो ऑप्शन है, इसमें हमें जानना था कि चतुष्परमाणु अणु कौन है, तो इसका हो जाएगा सही आंसर बी। अब इसके बाद हमारा है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में है कि अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता। प्यारे बच्चों, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। हम जानते हैं कि जब किसी यौगिक के अनुसूत्र को लिखते हैं तो हम सभी सबसे पहले उस यौगिक में उपस्थित तत्व को अलग अलग इस तरह से लिख देते हैं। अब नाइट्रोजन के सामने नाइट्रोजन के संयोजकता को लिखेंगे, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन की संयोजकता को लिखेंगे। तो एक गांव देहात में बड़ा अच्छा कहावत है कि इसके शादी में ये है नटुआ और इसके शादी में जो है ये है नटुआ। कहने का मतलब कि नाइट्रोजन में हाइड्रोजन का संयोजकता शिफ्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन में नाइट्रोजन का संयोजकता शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पर जब NH3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के साथ जो ये 3 है वो आपका इस नाइट्रोजन का संयोजकता है, और नाइट्रोजन का जो 1 है वो हाइड्रोजन का संयोजकता है। एक बार पुनः इस चीज कॉन्सेप्ट को समझिए कि जैसे किसी यौगिक A2B3 में आपसे पूछ दे कि B की संयोजकता क्या है, तो मैंने बताया कि A के साथ जो 2 लगा हुआ है वो है B का संयोजकता, और B के साथ जो लगा हुआ है आपका 3 वो है A की संयोजकता। अर्थात कहने का मतलब यहां पर अगर हमसे पूछा जाए कि A की संयोजकता क्या है, तो A का संयोजकता होगा जो B के साथ लगा हुआ है, और पूछा जाए B की संयोजकता तो जो A के साथ लगा हुआ है। ठीक है, इस आधार पर आप समझ सकते हो कि NH3 में यहाँ जो NH3 लिखा हुआ है अमोनिया, तो अमोनिया में यहाँ पर नाइट्रोजन की संयोजकता की बात करें तो हाइड्रोजन में लगा हुआ है 3, तो वो है नाइट्रोजन की संयोजकता, और हाइड्रोजन की संयोजकता की बात करें तो नाइट्रोजन में 1 है, नहीं कुछ तो 1, तो हाइड्रोजन संयोजकता 1 है। तो हमें पूछ रहा था नाइट्रोजन संयोजकता, तो इसलिए ये 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अब इसके बाद हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है। तो पूछ रहा है कि 46 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या क्या होगी। प्यारे बच्चों, मोलों की संख्या पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक जो है वो मोल होता है। ठीक है, तो मोलों की संख्या बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटे उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, यानी एक परमाणु का
द्रव्यमान। तो यहां पर दिया गया द्रव्यमान है 46 ग्राम, तो 46 ग्राम बटे सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान 23 ग्राम होता है। तो ग्राम ग्राम कैंसिल, 23 दूनी 46। तो इसका सही आंसर जो है आपका हो गया 2। ठीक है। अब इसके बाद है कि किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य है। तो ये तो डाल्टन महोदय ने बताया था कि परमाणु जो है अविभाज्य है। यानी डाल्टन महोदय एक हाई स्कूल के शिक्षक थे। अब सोच सकते हैं कि एक हाई स्कूल के शिक्षक होने के नाते उन्होंने केमिस्ट्री के क्षेत्र में एक्सपेरिमेंट द्वारा एक स्टेटमेंट दिया कि परमाणु अविभाज्य है। जैसे ही इन्होंने परमाणु अविभाज्य कहा तो समझ लीजिए कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति आ गई। बाकी वैज्ञानिकों ने इस तरह से खोजना स्टार्ट किया, अंततः जाकर के पता चला कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, यानी परमाणु विभाज्य है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें जो पूछ रहा है वो हमें पूछ रहा है कि किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य है, यानी परमाणु को जो है ब्रेक नहीं किया जा सकता है। तो ये है डाल्टन। अब इसके बाद हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एक परमाणुक अणु के रूप में रहता है। एक परमाणुक मतलब कि परमाणुकता एक। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि केमिस्ट्री में अगर आपको पूछे एक परमाणुक अणु की बात कहे तो जितने भी अक्रिय गैस हैं, इसी का दूसरा नाम है निष्क्रिय गैस। अर्थात वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है नोबल गैस। ठीक है। तो यहां पर एक परमाणु जो है अणु की बात कहता है। तो अक्रिय गैस जो है वो आपका है सबसे पहला हीलियम। उसके बाद है नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, और रेडॉन। हीलियम का संकेत He, नियोन का Ne, आर्गन का Ar और क्रिप्टॉन का Kr, जेनॉन का Xc और रेडॉन का Rn होता है। ठीक है। इसमें हीलियम की परमाणु संख्या 2 होती है, नियोन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, जेनॉन का 54 और रेडॉन का 86। इसका अच्छा सा ट्रिक है, हीना, नीना और करीना का जेनॉन यानी एक्सी एक्सरे, रेडॉन यानी रंगीन। ठीक है। ये ट्रिक है, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। अर्थात जितने भी अक्रिय गैस हैं वो हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ये अक्रिय गैस प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। अर्थात He है तो ये He के फॉर्म में पाए जाते हैं, नियोन है तो ये Ne के फॉर्म में पाए जाते हैं, इसी तरह से आर्गन है तो ये Ar के रूप में पाए जाते हैं, इसी प्रकार से क्रिप्टॉन है तो ये आपको Kr के रूप में पाए जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इसका जो परमाणुकता है वो 1 है, यानी इसके एक जो है परमाणुओं की संख्या 1 है। अर्थात कहने का मतलब किसी अणु
में उपस्थित परमाणु की संख्या को उसका परमाणुकता कहते हैं। तो यहाँ पर जो है जितने भी अक्रिय गैस हैं उसकी परमाणुकता 1 होती है। तो हमारा जो यहाँ पर ऑप्शन है वो है कि निम्नलिखित में कौन एक परमाणु अणु के रूप में रहता है। तो इसमें आपका जो आर्गन है ये अक्रिय गैस है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र क्या होता है। प्यारे बच्चों, फॉस्फेट आयन, ठीक है, फॉस्फेट आयन जो होता है उसका संकेत होता है PO4 पर 3-। ठीक है, तो PO4 पर 3-, इसीलिए PO4 यानी फॉस्फेट का संयोजकता हो गया 3, और सोडियम, तो सोडियम का संयोजकता 1। तो इस आधार पर यहां पर आप देख सकते हो कि सोडियम का संयोजकता 1 और फॉस्फेट का संयोजकता 3। तो ये 3 इसमें शिफ्ट कर जाएगा, 1 इसमें शिफ्ट कर जाएगा। तो इस तरह से ये आपका हो गया Na3। अब PO4 में 1 शिफ्ट करेगा, ये 1, तो 1 को हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। इस आधार पर Na3PO4 इसका हो गया अणुसूत्र, यानी सोडियम फॉस्फेट Na3PO4, ऑप्शन नंबर डी। अगला है हमारा कि निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो प्राउस्ट ने किया था। अब इसके बाद हमारा है अगला प्रश्न, कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा। प्यारे बच्चों, प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए हमें पता रहना चाहिए कम से कम 1 से लेकर के 20 तक के तत्वों का परमाणु द्रव्यमान। तो आइए यहां पर समझते हैं। CaCO3, इसमें आपका एक तत्व है कैल्शियम, दूसरा है कार्बन, तीसरा है ऑक्सीजन। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20, लेकिन परमाणु द्रव्यमान होता है 40। कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6 और परमाणु द्रव्यमान होता है 12। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8 और परमाणु द्रव्यमान होता है 16। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि कुल जो है यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान क्या होगा CaCO3 का। तो इसमें कैल्शियम का 40 और कार्बन का जो है 12, प्लस यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन का 16, तो 3 है तो 16 या 48। इस तरह से 40 + 12 + 48 जब हम इसको जोड़ देते हैं तो ये हमारा होता है 100। ठीक है, इसमें हमें पूछ रहा है कैल्शियम का जो है प्रतिशत मात्रा। तो प्यारे बच्चों, कैल्शियम का प्रतिशत मात्रा, तो कैल्शियम का देख सकते हो, इसमें कैल्शियम का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 40, यहां पर हमने लिख भी दिया, बटे कुल परमाणु द्रव्यमान यानी 100, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो ये आपका 100 कट गया और इसका सही आंसर हो जाएगा 40%। ठीक है, अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि फास्फोरस की परमाणुकता क्या हो। प्यारे बच्चों, इस प्रकृति में फास्फोरस जो है वो P4 के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन जो है O2 के रूप में पाए जाते हैं, ओजोन O3 के रूप में पाए जाते हैं, सल्फर S8 के रूप में पाए जाते हैं, अर्थात सल्फर के एक अणु में 8 परमाणु होते हैं। इसी तरह से फास्फोरस P के फॉर्म में नहीं पाए जाते, ये P4 के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप देखो कि फास्फोरस जो है प्रकृति में P4 के रूप में पाए जाते हैं। तो फास्फोरस के एक अणु में कितने परमाणु हैं, तो 4। अतः यहाँ पर फास्फोरस का परमाणुकता पूछ रहा है, तो परमाणुकता यानी इसकी हो गई 4। इस आधार पर इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आशा करता हूं कि आप सभी परमाणुकता को अच्छे से समझ गए। अब इसके बाद हम 20 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्यारे बच्चों,
इसमें आप देख सकते हो लिखा हुआ है ए का संयोजकता जो है वो 4 है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ए, और ए का संयोजकता कहा है 4, तो उसके नीचे लिख दिए 4। ठीक है, तो पूछ रहा है इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, यानी ए को हम ऑक्सीजन के साथ लिखना चाह रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन का संयोजकता जो होता है वो 2 होता है। तो हमने बताया कि इसके ब्याह में ई नटवा और इसके ब्याह में ई नटवा। कहने का मतलब ये 4 उसमें गया, 2 इसमें गया, यानी A2 और 4 इसमें गया तो O4। अगर ये कटने वाला संख्या हो तो काट देना है, दुक्का 2, 2 दूनी 4। ध्यान रहे कि दोनों में भागा लगनी चाहिए। तो A1O2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं AO2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा P। अब इसके बाद हम 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में है भोजन में लौह खनिज की कमी से, लौह खनिज यानी आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। प्यारे बच्चों, आयरन की कमी से जो है खून की कमी अर्थात एनीमिया रोग होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्त क्या है। ठीक है, हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। तो उसके लिए हमें स्वच्छ भोजन चाहिए, स्वच्छ जल चाहिए, हवा चाहिए स्वच्छ, संतुलित आहार मतलब कि वो आहार जिसमें सभी पौष्टिक पदार्थ यानी पौष्टिक तत्व, ठीक है, यानी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हो, ऐसे आहार को संतुलित आहार कहा जाता है। ठीक है, व्यक्तिगत और घरेलू स्तरों पर स्वच्छता, स्वाभाविक है कि हमें अपने जो है एक ही कपड़ा को बार बार नहीं पहनना है, अर्थात कहने का मतलब कि उसका धुलाई बराबर करते रहना है। अब जिस बिछावन पर सोते हैं उस बिछावन का भी अच्छे से साफ सफाई होनी चाहिए, घरों की सफाई अच्छे ढंग से होनी चाहिए। जैसे क्लासरूम में आप पढ़ते हो तो क्लासरूम का जो अच्छे ढंग से सफाई होनी चाहिए। अर्थात कहने का मतलब कि इसमें आपका जो है सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, अब 23 नंबर में है कि निम्न में कौन शरीर के जोड़ों को प्रभावित करता है, यानी जहां पर जैसे घुटना हो गया, जैसे कहने का मतलब केहूनी हो गया, तो शरीर के जोड़ों को प्रभावित करने वाला रोग ये पूछ रहा है शरीर के जोड़ पर। तो शरीर के जोड़ पर क्या होता है प्यारे बच्चों, एक प्रकार का अम्ल है जिसका नाम है यूरिक एसिड। जब ये यूरिक एसिड जो है इसकी मात्रा बढ़ जाती है जोड़ पर, जैसे केहूनी में, जैसे घुटना में, तो वहां पर जो है गठिया यानी बात का शिकायत हो जाता है, उसी को बोला जाता है एर्थराइटिस, यानी इसमें गठिया रोग। ठीक है, अब इसके बाद है हमारा हीमोफीलिया निम्नलिखित में से किस श्रेणी का रोग है। ठीक है, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया जो है ये अनुवांशिक रोग है। प्यारे बच्चों, आप सबों को पता होनी चाहिए कि हीमोफीलिया ये पुरुषों में होती है, लेकिन फैलती कहाँ से है, महिलाओं से फैलती है। ठीक है, यानी हीमोफीलिया ऐसा रोग है जो महिलाओं से, यानी जनक जो है उसके कारण होती है। तो जनक जैसे ही हम बोल दिए तो हो गया माता और पिता। ठीक है, तो हीमोफीलिया रोग जो है ये माता से फैलती है लेकिन होता है उसके पुत्र में। ठीक ना, यानी कहने का मतलब पुरुषों में होती है लेकिन फैलती है महिलाओं से। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर है 25 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, भीम का या जायगेटिज्म किस श्रेणी का रोग है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैं बता दूं कि एक प्रकार का हार्मोन है जिसका नाम है वृद्धि हार्मोन। ये वृद्धि हार्मोन की मात्रा अगर अधिक निकल जाती है तो लोगों का शरीर भीमकाय हो जाता है, मतलब कि बहुत मोटा हो जाता है। ठीक है, तो जैसे आप लोग एक सीरियल देखते होंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो उसमें जो है वो हाथी को देखे होंगे। ठीक है, तो वो जो है हमारा हाथी जो है वो आपका कहने का मतलब क्या हो, यानी उसमें जो है वृद्धि हार्मोन जो है ज्यादा मात्रा में सेक्रेट हो गया, जिसके कारण उसका शरीर मोटा हो जाता है। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति या किसी बच्चों में वृद्धि हार्मोन की मात्रा आवश्यकता से ज्यादा अगर निकल जाए तो उसका शरीर जो होता है वो मोटा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका कह रहा है कि भीमका या जायगेटिज्म किस श्रेणी के रोग हैं। तो प्यारे बच्चों, ये है हार्मोन की गड़बड़ी से होने वाली रोग। ठीक है, अब इसके बाद हमारा है फिजियोथेरेपी। आप लोगों को मैं बता दूं
कि फिजियोथेरेपी जो है ये एक प्रकार का तकनीक है। अब कैसा तकनीक है? यह एक प्रकार का एक्सरसाइज है, यानी व्यायाम है, जो शारीरिक अक्षमता को दूर करता है। जैसे पोलियो मारने से व्यक्ति का कोई अंग जो होता है वो निष्क्रिय होता है। मतलब कि जब किसी बच्चा को पोलियो मार देता है तो उसका जैसे मान के चलिए कि हाथ में मार दिया, तो वो हाथ जो है काम करना बंद कर देता है। तो हम उस हाथ को जो है एक्सरसाइज के द्वारा जो है कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं। ठीक है? तो एक्सरसाइज द्वारा जब किसी निष्क्रिय अंग को कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं, तो उसमें जिस तकनीक का प्रयोग होता है उसे ही फिजियोथेरेपी कहा जाता है। ठीक है? तो फिजियोथेरेपी द्वारा निम्न में से किस रोग की तीव्रता को कुछ कम किया जा सकता है? वो हमारा है पोलियो। ठीक है? अब इसके बाद है आपका क्षय रोग। ठीक है? क्षय रोग को इंग्लिश में कहा जाता है टीबी। ठीक है? क्षय रोग को इंग्लिश में कहा जाता है टीबी। ठीक है? फुल फॉर्म इसका हो गया ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है? ट्यूबरकुलोसिस ये जो है कहता है कि सूक्ष्मजीव के कारण होता है। तो किस प्रकार के सूक्ष्मजीव से होता है? तो ये होता है प्यारे बच्चों माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नाम से ही है ट्यूबरकुलोसिस, तो ट्यूबरकुलोसिस लगा हुआ है, देख सकते हैं माइकोबैक्टीरियम शब्द में। ठीक है? अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन, बार बार कंपकपी के साथ तेज बुखार का होना। बार बार कंपकपी होता है, थरथराहट होती है, जार लगने लगता है और बुखार आ जाता है। ये किस रोग का लक्षण है? तो मलेरिया का। अब इसके बाद है 29 नंबर क्वेश्चन कि अनैतिक यौन संबंध से बिल्कुल दूर रहकर किस रोग की संभावना से बचा जा सकता है? प्यारे बच्चों, यहाँ पर अनैतिक संबंध का हुआ, प्रायः जो है बच्चे लोग जैसे ही वो जो है कम उम्र के बच्चे लोग को यौन संबंध के बारे में, सेक्सुअली जो है इन सब चीजों के बारे में पता नहीं रहता है, तो वो गलत आचरण कर बैठते हैं। इस केस में क्या होता है कि पता नहीं किस व्यक्ति के साथ किस प्रकार का रोग है, तो अनैतिक यौन संबंध से जो है एक प्रकार का रोग फैलता है, वो है एड्स। ठीक है? एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये जो है HIV, ठीक ना, वायरस के कारण होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक ना, ह्यूमन इम्यूनो वायरस HIV वायरस से होता है एड्स नामक रोग। ठीक है? तो ये HIV वायरस फैलता कैसे है? जैसे मान के चलिए कि कोई व्यक्ति को HIV जो है वायरस से वो पीड़ित है, ठीक, यानी उसको एड्स है, और ऐसे व्यक्ति से कोई यौन संबंध बना लिया, यानी गलत संबंध बना लिया, इससे क्या होगा, जो उससे यौन संबंध बनाया उसमें भी जो है ये वायरस HIV वायरस चले जाता है, जिसके कारण उस व्यक्ति को भी एड्स हो जाता है। इसीलिए हमें इन सब चीजों के बारे में जानकारी अच्छे ढंग से रखनी चाहिए, ताकि हम लोगों से इस तरह की जो है गलतियां नहीं हो। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है, हमें जानकारी रखना जरूरी है। अनैतिक यौन संबंध से बिल्कुल दूर रहकर किस रोग से बचा जा सकता है? तो वो है एड्स। अब इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस रोगाणु पर प्रतिजैविक औषधियों का असर नहीं पड़ता है? प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक का असर नहीं पड़ता है। एंटीबायोटिक का असर जो है किस रोगाणु पर नहीं पड़ता है? तो वो है वायरस। ठीक ना, वायरस पर जो है एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आशा करता हूं कि आप सभी जो है सारे एक्सप्लेनेशन को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।